हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एड्यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। इसके सभी आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU का मिशन किस वर्ष तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है? ऑप्शन ए है वर्ष 2023, ऑप्शन बी है वर्ष 2022, ऑप्शन सी है वर्ष 2020 या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 2021। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर बात की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 22 जून सन 2015। 22 जून सन 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुई थी। इसके बाद दोस्तों यह 2017 तक चली। 2017 के बाद दोस्तों इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण आवास योजना और एक शहरी जिसे अर्बन के नाम से जाना गया। PMAYU का मिशन किस वर्ष तक शहरी क्षेत्रों के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना रखा गया है? तो वैसे तो दोस्तों इसका लक्ष्य 31 मार्च सन 2000 तक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वैसे तो इसका लक्ष्य 31 मार्च सन 2022 तक था। उसके बाद दोस्तों इसे अब बढ़ाकर दोस्तों 1 दिसंबर सन 2024 तक कर दिया गया। ये भी हाल ही का डेटा है, तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक इसे कर दिया गया। तो ये तिथि आप याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का मिशन किस वर्ष तक के लिए इसका प्राप्ति लक्ष्य रखा गया? तो 31 दिसंबर सन 2024 तक, और इसके पहले 2023 तक था। तो यहाँ पर इसके लिए अगर 2023 ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही के डाटा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के लिए सभी आवासों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का ये निर्धारित लक्ष्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? तो सभी दोस्त बताएंगे, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? तो कुल देयता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हार्ड मनी, ऑप्शन बी है कोल्ड कैश, ऑप्शन सी है हाई पावर मनी, ऑप्शन डी है ग्रे मनी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हाई पावर मनी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देश के मौलिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को हाई पावर मनी कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करेंगे आरबीआई की, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। तो आरबीआई के बारे में आप क्या क्या जानते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई की दोस्तों अगर बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों आरबीआई के एक्ट से हुई थी। आरबीआई एक्ट ये दोस्तों कब का था? आरबीआई एक्ट 1934 से दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और पहले इसका मुख्यालय, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में इस समय दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर मुख्यालय? मुंबई में इसका मुख्यालय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के नाम से जाना जाता है।
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनएआरआई की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 1951 में दोस्तों हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसका संस्थापक या फिर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो एनएआरआई के पहले अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में एनएआरआई का अध्यक्ष कौन है, आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य कितने वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है 4 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, या फिर ऑप्शन सी है 3 से 18 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी है 4 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसमें सही आंसर जो भी है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर वाकई में दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे लास्ट तक। दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर बात किया जाएगा ये किस संविधान संशोधन के तहत ये आया, तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान ये किस संविधान संशोधन से आया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। और 86वां संविधान संशोधन कब आया, तो सन 2002 में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन आया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में इनसे या फिर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रिकेटस और रतौंधी क्रमशः किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो रिकेटस और रतौंधी दोस्तों, तो ऐसे ही देख के आपको पता होना चाहिए कि अगर बात की जाएगी रिकेटस की दोस्तों, रिकेटस जिसे हम लोग सूखा रोग के रूप से जानते हैं, तो रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी का मुख्य रूप से या फिर प्रमुख स्रोत कौन है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रतौंधी रोग जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पर डी और ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं नजर आ रहा है डी ए, तो इसमें ऑप्शन सी को ही हम मान लेते हैं, विटामिन डी और ए। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विटामिन डी और ए की कमी से क्रमशः रतौंधी, रिकेटस और रतौंधी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कुछ विटामिन के नाम हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, अगर वाकई में आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों विटामिन ए से आपको पता होना चाहिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, थायमिन। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन,
फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है और विटामिन के को दोस्तों ब्लड कनेक्टिंग एजेंट कहा जाता है। इसे दोस्तों विटामिन के को दोस्तों ये क्या करता है, शरीर में रक्त के अंदर थक्का जमने के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, ये विटामिन के में पाए जाते हैं। तो इसलिए विटामिन के को दोस्तों क्या कहते हैं, विटामिन के को ब्लड क्लोटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को ब्लड क्लोटिंग एजेंट कहा जाता है, तो विटामिन के को दोस्तों ब्लड क्लोटिंग एजेंट कहा जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जो है छाप देंगे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्तों बंगाल विभाजन इतिहास का एक दोस्तों अहम टॉपिक है, जिसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसका एकदम करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को कराया गया था। 20 जुलाई 1905, ये डेट याद रखेंगे आप सभी दोस्त। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है दोस्तों हरियाणा में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है दोस्तों, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाता तो ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अलवर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, अलवर, अलवर राजस्थान में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अलवर राजस्थान में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों 1978 में इसे बाघ परियोजना रिजर्व के तहत घोषित किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखें, 1978 में इसे बाघ परियोजना रिजर्व घोषित किया गया था। बाघ परियोजना रिजर्व कब घोषित किया गया था, 1978 में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सभी दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है। तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। दोस्तों ये बात एकदम सही है, पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अगला दोस्तों है, महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये भी दोस्तों इसका सही है। जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोंगरी दोस्तों किस राज्य में बोली जाती है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा इसे मिला था। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत इसे एक राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 370 को, आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे बनाया गया है। 2 यूनियन टेरिटरी इसके रूप में विभाजित किया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा होता है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है और जिसे संविधान में स्थान प्रदान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों भाषाएं जो हैं, जो भाषा है, इन्हें
किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषाओं को दोस्तों किस अनुसूची में रखा गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जो भाषाएं हैं भारत के अंदर संवैधानिक दर्जा मिला है, तो वो जो भाषाएं हैं इन्हें किस अनुसूची में रखा गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं सम्मिलित है। ध्यान रखेंगे कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मूल कितनी भाषाएं हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची में मूल 14 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? मूल 14 भाषाएं हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो अधिकतर दोस्तों को पता होना चाहिए देवभूमि किस राज्य का नाम है। इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। तो 9 नवंबर 2000 को कौन एक अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ? कौन सा राज्य ऐसा है और जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 9 नवंबर सन 2002, ध्यान रखेंगे 9 नवंबर सन 2002 को एक राज्य उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम क्या है दोस्तों? उत्तरांचल। क्या नाम है? उत्तरांचल। उत्तरांचल एक राज्य बना था और उत्तरांचल दोस्तों 1 जनवरी, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, सभी दोस्त बताएंगे। ऑप्शन ए है प्रोम, ऑप्शन बी है ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन सी है सीडी रोम या फिर ऑप्शन डी है डीवीडी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे PROM, प्रोम दोस्तों ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उस डिवाइस, प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? तो उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों में डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? तो दोस्तों उसे मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उपरिस्थ सिराएं, ऑप्शन बी है गहरी सिराएं, ऑप्शन सी है अपस्फीति सिराएं, ऑप्शन डी है दैहिक सिराएं। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 14 एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अपस्फीति सिराएं। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांड गायन शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दोस्तों गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो किस राज्य से मांड गायन शैली से संबंधित है, कौन सा राज्य? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान दोस्तों। राजस्थान दोस्तों जहां पर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर है दोस्तों, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में राजस्थान के
राज्यपाल कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नाम याद रखेंगे, अशोक गहलोत दोस्तों क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों मार्को पोलो इटली, पीटर मुंडी चीन, या फिर ऑप्शन सी है इब्न बतूता मोरक्को, या फिर दोस्तों डी है अलबरूनी उज्बेकिस्तान। तो इसमें से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश से मेल नहीं खाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों पीटर मुंडी। ये दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीटर मुंडी चीन से ना संबंधित होकर किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह यूरोप से संबंधित है, यूरोपियन दार्शनिक है, ध्यान रखेंगे। यह एक यूरोपियन दार्शनिक है और यूरोप से संबंधित एक कंट्री से ये बिलोंग करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है मवेशी चराई, ऑप्शन बी है बायोटिक एजेंट, ऑप्शन सी है स्थलाकृति, ऑप्शन डी है मूल सामग्री। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मृदा निर्माण के लिए दोस्तों मवेशी चराई ये उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की अभिपुष्टि करता है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा शपथ की अभिपुष्टि करता है? आर्टिकल 60 दोस्तों, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों एक बार राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को एक बार एक साथ में देखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग इसे याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक है पाकानी कोका दुयोदशम, ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे और इसके माध्यम से आपको कहीं और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पाकानी कोका दुयोदशम, तो सभी अक्षर को एक एक अक्षर को अलग अलग लिख लेंगे, जैसे कि हो गया पा का नी, इस तरीके से हर एक अक्षर को अलग अलग लिख लेंगे जिससे बहुत ही आसान हो जाए। को का दू यो दशम, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे जिससे हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको पता चल जाए। तो पा से दोस्तों पाकानी कोका दुयोदशम, 3 बार इसको हमारे साथ में बोलेंगे। पाकानी कोका दुयोदशम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का मंत्र है, तो इसे याद रखेंगे, पाकानी कोका दुयोदशम। तो पा से दोस्तों बनता है पद, तो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के द्वारा दर्शाया गया? तो आर्टिकल 52 के द्वारा दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 52 के द्वारा पद को दर्शाया गया। इसे याद कर लेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। इसे याद करने के बाद आपको जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे। और दोस्तों का से होता है दोस्तों कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, तो इसको किस में दिखाया गया? 53 में। नी से दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, दोस्तों निर्वाचन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 से, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। इसी तरीके से सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे एक बार, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज कंप्लीट करवाने वाले। को से दोस्तों क्या बनेगा? तो को से बनता है कोटा, तो राष्ट्रपति की कोटा की बात किसमें की गई है? तो राष्ट्रपति के कोटा की बात 55 में की गई है, आर्टिकल 55 में, कोटा या फिर रीति। का, फिर दोस्तों का आ गया, तो पहले वाले का मतलब कार्यपाल, दूसरे वाले का मतलब है, पहले वाले का मतलब कार्यपालिका और दूसरे का है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 56 में दोस्तों। दू से दोस्तों क्या बनता है? दू से दोस्तों दोबारा नियुक्ति,
राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 57 के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत। अगला दोस्तों दुयो, यो से बनता है योग्यता, यो से बनता है योग्यता। योग्यता दोस्तों किसमें इसका वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 58 में, 58 में। उसके बाद दोस्तों दा से बनता है दशाएं। राष्ट्रपति की दशाओं का वर्णन किसमें किया गया है? दशाओं या फिर विकार का वर्णन आर्टिकल 59 में किया गया है। सा से दोस्तों बनता है शपथ। राष्ट्रपति की शपथ जो कि आज का ही क्वेश्चन है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। और मां से दोस्तों महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे। पाकानी कोका दुयोदशम, पाकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। तो इसके अलग अलग लेटर को लिख लिया गया है। तो पा से पद, अनुच्छेद 52। इसके बाद दोस्तों लाइन से ही है 52, 53, 54, 55, 56, 57, इसी तरीके से 61 तक है। तो पा से पद 52, का से कार्यपालिका अनुच्छेद 53, नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, को से कोटा, कोटा दोस्तों अनुच्छेद 55, का से राष्ट्रपति का कार्यकाल, का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, दू से दोस्तों अनुच्छेद 57 दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति। अगला यो से योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58। दा से दोस्तों दशाएं या फिर दोस्तों विकार, तो राष्ट्रपति की दशाएं विकार अनुच्छेद 59। सा से शपथ, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60। मां से दोस्तों महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस ट्रिक की सहायता से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन सेबी और आरबीआई, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक मंत्रालय और सिडबी, ऑप्शन सी है नीति आयोग और आईआईएफसीएल, या फिर ऑप्शन डी है इरिडा और आईएफसीआई। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को सेबी और आरबीआई के द्वारा भी नियमित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, तो अगर अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे इस तरीके के शानदार दोस्तों प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो CAPF ई आवास वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज दोस्तों 8 बजे शाम को जुड़कर आप लोग हमारे साथ में अपने किसी भी एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस दोस्तों और साथ ही साथ में करंट अफेयर में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में दोस्तों अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों जिनका कोई भी एग्जाम है या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।